क्लास 11। आज कविता पढ़ेंगे हम लोग। मैं आपको कविता पढ़ाने जा रही हूँ घर की याद। इसको लिखा है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। लेकिन कविता पढ़ने से पहले, उसके अर्थ को समझने से पहले हम कवि के बारे में दो चार बातें कर लेते हैं। कहाँ जन्म हुआ था, कब जन्म हुआ था, कब उनकी डेथ हुई, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, उनका जन्म हुआ था 1913 में और उनकी डेथ हुई 1985 में, यानी कि 1985। 1972 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। वो आकाशवाणी दिल्ली के में भी काम किया उन्होंने और फिल्मों के लिए संवाद भी लिखे। गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थे वो, इसलिए उन्होंने स्कूल खोला बच्चों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन 42 में वो गिरफ्तार कर लिए गए और 1949 तक वो जेल में रहे। उनके बारे में एक खास बात मैं आपको ये बताती हूँ कि जब आपातकाल स्थिति लगाई गई थी 1975 में, तब वो उसके विरोध में खड़े हो गए थे और 3 कविताएं 3 समय लिखते थे, यानी कि सुबह, दोपहर और शाम, जो बाद में त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित की गई। अपनी भाषा के संबंध में उनका मानना था कि भाषा सरल होनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी नसीहत किया करते थे कि भाषा ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाला पढ़कर खुद ही समझ ले। मैं 2 लाइनें उनकी ही पढ़ के आपको सुनाती हूँ। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। ये नसीहत है उनकी नए कवियों के लिए। आज से 30-32 साल पहले मैंने उनकी एक कविता पढ़ी थी जिसका शीर्षक था सतपुड़ा के घने जंगल। मैं 4 लाइनें उसकी पंक्ति की पढ़ के आपको सुनाती हूँ। देखिए, सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए ऊँघते अनमने जंगल। सुनने के साथ ही आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आते हैं कविता की तरफ। कविता हमारी है घर की याद। इस कविता का मैं रेफरेंस आपको दे दूं। भवानी प्रसाद मिश्र के जो पिताजी थे वो आज़ादी की लड़ाई में कूद गए थे, कहना चाहिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनके 5 बेटे थे और 4 बेटियां थी, यानी कि 9 बच्चे थे। वो चाहते ये थे कि कोई एक बच्चा, उनका बेटा या बेटी, उनके पद चिन्हों पर चले। और भवानी प्रसाद मिश्र उनके पद चिन्हों पर चलने लगे। वो जेल चले गए। जब वो जेल चले गए तो सावन में वर्षा जब तेज होती है तो उनको लगता है जैसे उनका घर उनकी आंखों के सामने घूम रहा है, तैर रहा है। वो अपने घर को याद करते हैं, अपनी बहनों को याद करते हैं, अपने माता पिता को याद करते हैं। और आपकी जो पोर्शन कविता का दिया है उसमें ये नहीं है। वैसे वो अपनी पत्नी को भी याद करते हैं, क्योंकि जो कविता आपकी बुक में है, जो आपके कोर्स में दी गई है, वो एक छोटा सा हिस्सा है। ये कविता बहुत बड़ी है, तो ऐसे में उन्हें अपना घर बहुत याद आता है। इस कविता की मैं आपको व्याख्या बताऊंगी। पहले मैं थोड़े से पोर्शन को पढ़ूंगी और उसको आपको समझाऊंगी। देखिए, मैं कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसकी व्याख्या समझाती हूँ। मैं पढ़ने जा रही हूँ कविता। देखें, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए, बताते वो ये हैं कि पानी बरस रहा है, इसलिए उनको घर अपना बहुत याद आता है। इसके पानी बरसने के यहाँ पर 2 अर्थ निकल सकते हैं। एक तो है वर्षा का पानी गिरना और एक आंखों में आंसू आना, यानी कि आंखों में पानी आना। तो कवि को इस समय वर्षा को देखकर आंखों में भी पानी आ रहा है। और रात भर जो वर्षा हुई है उसके कारण से उसका जो मन है और उसके जो प्राण है वो दोनों घर को याद करने में परेशान हो गए, बेहाल हो गए। पानी जितना ज्यादा गिरता है उसकी आंखों के सामने उसका घर उतना ही तैरने लगता है। वो घर जो उससे बहुत दूर है और वो घर जो खुशियों का खजाना है। खुशियों का खजाना क्यों है कि सारे बहन भाई और माता पिता साथ रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को शेयर करते हैं। सावन का महीना है, सावन के महीने में लड़कियां अपने मायके आती हैं, इसलिए उसकी बहनें भी अपने घर आई होंगी। बहनें ये सोचकर घर आई होंगी कि सब बहन भाई मिलके खेलेंगे, कूदेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, अपने बचपन को याद करेंगे। लेकिन जब बहनें उसके घर आई होंगी तो उसे ना पाकर उदास हो गई होंगी। आई तो थी वो खुशी मनाने, लेकिन यहाँ पर आकर देखा होगा कि उनका भाई नहीं है, इसलिए वो दुखी हो गई। बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। मतलब बहन आई तो इसलिए है पिता के घर कि सब मिलकर अच्छे से रहेंगे,
लेकिन मुझे ना पाकर यानी कि भवानी को ना पाकर बहनें बहुत उदास हो गई होंगी। क्यों, कैसी हैं उनकी बहनें, आगे वो इसका जवाब देते हैं। देखिए, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। कहते हैं घर में इस वक्त सब लोग जमा हुए होंगे। जुड़े का यहाँ पर 2 अर्थ है। जुड़ने का अर्थ है सबका जमा होना, और जुड़ने का अर्थ है सबका बहुत ही प्यारा संबंध होना। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतना कब जुड़े हैं, यानी कि जो घर के लोग हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और इस समय वहां पर इकट्ठा भी हो गए होंगे। कहते हैं भाई क्या है हमारे, भाई तो हमारी शक्ति है। भुजा भाई प्यार बहने, भाई हैं हमारे ऐसे जैसे हमारे हाथ होते हैं। अगर किसी का हाथ ना हो तो व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है, उसी तरह से उनके भाई उनकी शक्ति है। और बहनें क्या हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, बहनें जो हैं वो तो प्यार की साक्षात मूर्ति हैं। मतलब बहनें भाइयों पर अपनी जान लुटाया करती हैं। सभी बहनें लुटाती हैं, लेकिन भवानी को इस वक्त अपनी बहनें बहुत ही याद आ रही हैं। ये मैंने आपको थोड़ी सी लाइनों को अर्थ बताया। अब मैं आगे फिर पढ़ती हूँ उन लाइनों को और फिर उनका अर्थ समझाऊंगी और फिर व्याख्या भी समझाऊंगी। देखिए आगे की लाइन में पढ़ने जा रहे। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। देखिए अब सवाल यह है कि बहनें परेशान होंगी, इसको याद करती होंगी, भाई इसको याद करते होंगे, माता पिता भी तो हैं, वो भी तो इसको याद करते होंगे। तो अगर हम उनसे ये सवाल करें, हम क्या सवाल करते, मैं सोचती हूं ऐसा कि अगर हम उनसे ये सवाल करते कि माँ का तो तुम्हारी चिट्ठी पत्री भी नहीं आती है, तो इसका जवाब उन्होंने ये दिया है कि माँ मेरे ना होने से बहुत दुखी होगी। ये बात अलग है कि उसका पत्र नहीं आता क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन मेरी माँ इतना प्यार करने वाली है कि कितना भी दुख हो, अगर उसकी गोद में सिर रख लो तो सारे दुख हवा हो जाते हैं, अर्थात सारे दुख दूर हो जाते हैं। कहते हैं मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसकी चिट्ठी पत्री नहीं आती है, लेकिन प्यार वो बहुत करती है। लास्ट की लाइन देखें जरा सा, यहाँ की भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। कहते हैं मैं यहाँ दूर हूं उससे, लेकिन उसके प्यार को, उसके स्नेह को, उसकी मोहब्बत को मैं यहाँ महसूस करता हूं, क्योंकि उसका जो वहां पर प्यार है, जो मुझे वो प्यार लुटाती थी, उस प्यार को मुझे लगता है जैसे मेरी माँ मेरे सर के साथ है, मेरे साथ यहाँ पर भी है। ये तो हो गई माँ की बात। अब चलते हैं पिता की तरफ। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बाजल गरजता, काम में झंझा लरजता। मेरे पिता बताते हैं, कहीं इन्होंने लिखा है कि पिता 70 साल के हैं, तो कहते हैं पिता मेरे बुढ़े हैं, 70 साल के हैं, बोलते हैं तो लगता है जैसे आंधी तूफान गरज रहा हो, और काम की स्पीड उनकी इतनी तेज है कि अच्छे अच्छे उनके सामने नहीं ठहर सकते। मेरे वो पिता हैं जो अपने आप को जरा भी बूढ़ा नहीं समझते। मौत आ जाए तो डरने वाले नहीं, और शेर भी उनके सामने आ जाए तो उससे भी वो पीठ दिखाने वाले नहीं, लेकिन मेरे गम से, मेरे घर में ना होने से वो भी दुखी होंगे। इनका मैं इन पंक्तियों को दोबारा से बताना चाहती हूँ, माता पिता वाली पंक्तियों को। माँ की चिट्ठी नहीं आती, लेखक उसके बारे में ये सोचते हैं कि चिट्ठी क्यों नहीं आती, क्योंकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं। लेकिन माँ मुझे इतना प्यार करती है कि हर समय उसके प्यार को, उसकी मोहब्बत और स्नेह को मैं यहाँ पर महसूस करता रहता हूँ। यानी कि वहां मुझे माँ याद करती है और मुझे यहाँ पर पता चल जाता है। और पिताजी, पिता मेरे इतने स्ट्रांग हैं कि अगर शेर आ जाए और मौत आ जाए उससे भी वो घबराने वाले नहीं हैं। जब काम करते हैं तो अच्छे अच्छों को मात कर दे, और जब बोलते हैं तो लगता है जैसे उनकी आवाजें बहुत ही कड़क है। लेकिन मेरे घर पर ना होने से मेरे इतने स्ट्रांग पिता भी कभी कभी रो जाते होंगे। अगली पंक्तियों में इसमें आया भी है, देखें अगली पंक्तियां। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर, मूठ उसकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैल जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कहते हैं मेरे पिताजी जो हैं वो व्यायाम करते हैं। मेरे पिता गीता का पाठ भी करते हैं, और व्यायाम भी ऐसे नहीं करते, मुकदर के साथ व्यायाम करते हैं, यानी कि वजन के साथ वो व्यायाम करते हैं। तो मेरे पिता इतने स्ट्रांग हैं, तो जब वो व्यायाम करके, गीता का पाठ करके ऊपर से नीचे आए होंगे, यानी कि ऊपर वाले तल में वो व्यायाम करते हैं और नीचे ये लोग रहते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। आए होंगे तब उनको आंखों में भवानी की एब्सेंस में आंसू आ गए होंगे। यही सब सोच सोच के भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं और दुखी हो रहे हैं। यही सब सोच सोच के उनकी आंखों के सामने उनका घर तैर रहा है।
आगे की पंक्तियां मैं पढ़ने जा रही हूं। 4 भाई 4 बहनें, बुझा भाई प्यार बहनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। कहते हैं मेरे पिता ने व्यायाम किया होगा, गीता का पाठ किया होगा। उसके बाद जब उन्होंने अपने और बच्चों को देखा होगा जो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, उन सबको देखकर पिताजी को मुझे याद और अधिक मेरी आ गई होगी, मुझे और याद करने लगे होंगे। मेरे कौन से मेरे बहन भाई? वही मेरे बहन भाई जो भाई हमारी शक्ति हैं और बहन हमारी साक्षात प्यार की मूर्ति। पिताजी व्यायाम करने के बाद सारे बच्चों को देखेंगे और मुझे ना देखने के कारण से उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, मुझे ना देखने के कारण से वो रोने लगे होंगे। जबकि मेरे बहन भाई भी मेरी वजह से परेशान है, लेकिन मेरे माता पिता मेरे कारण से और भी दुखी होंगे। इसलिए वो कहते हैं कि पानी बरस रहा है सावन, तुम बरसते रहो, लेकिन मेरे घर जाकर कुछ भी ना बताना। ये आगे की पंक्तियों में आने वाला है। इसके बाद की पंक्तियां देखें। अब 5वां कौन है? 5वां मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कहते हैं 4 तो मेरे वो भाई हैं जो हमारी भुजाओं जैसे हैं, मतलब हम भाई इतने आपस में जुड़े हुए हैं जैसे कि हमारी भुजाएं होती हैं। बहन हमें इतने प्यार करती हैं कि हम बता ही नहीं सकते, लगता है वो प्यार की मूर्ति हैं। तो मैं उनके बेटों में 5वां बेटा हूं और मैं अभागा हूं, क्योंकि मैं घर से दूर यहां पर जेल में बंद हूं, यहां पर कैद हूं। मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने घर वालों से नहीं मिल सकता। पिताजी मुझे क्या मानते हैं? पिताजी मुझे मानते हैं कि मैं उनके और बेटे सोने जैसे हैं, तो मैं उस पर सुहागा हूं, मतलब मैं उनके बेटों में श्रेष्ठ हूं। पिताजी ने ऐसा माना है। लेकिन मैं कितना बदनसीब हूं कि मैं अपने पिता को ये दुख दे रहा हूं और यहां जेल में बैठा हूं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि उन पर सुहागा बंधा बैठा हूं अभागा। कहते हैं जो उनके बेटे हैं वो सोने से भी ज्यादा खरे हैं, लेकिन वो बेटे मेरे सामने उनको कम लगते हैं, क्योंकि वो मुझे कहते थे कि मैं सोने पर सुहागा। लेकिन मैं अब कितना अभागा हूं। भवानी ये बात कहते हैं कि वो कितने अभागे हैं कि वो अपने घर वालों से मिल नहीं सकते, वो अपने घर जा नहीं सकते। आगे देखिए। और हाँ मां ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता, इस तरह न हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। माँ और पिता एक दूसरे को तसल्ली दे रहे होंगे। माँ पिता से कहती होगी दुख मत करो, पिता माँ से छुपाते होंगे अपने आंसू। तो इसी तरह से माँ ने कहा होगा, माँ मेरी पिता से कहती होगी कि तुम भी तो आजादी की लड़ाई में जेल गए थे, तुम्हारे ही कदमों में चलकर वो जेल गया है, इसलिए रो मत। अगर पिता रोएंगे तो उसके जो दूसरे बहन भाई हैं वो और भी ज्यादा दुख में रोने लगे होंगे। तो माँ पिता से दुख कम करने की बात करती होगी, ये भवानी की कल्पना है। गया है सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है, पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता, इस तरह न होम न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारे ही तो पद चिन्हों पर चल रहा है, यानी कि भवानी अपने पिता के ही पद चिन्हों में चल रहा है, इसलिए इसमें अफसोस की कोई बात नहीं है। और अगर पिता रोएंगे, अगर माता दुख ज्यादा मनाएंगी, तो जो दूसरे घर के लोग हैं वो भी बहुत दुखी हो जाएंगे। देखिए इसके बाद की कविता। पिता ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहा मैं रोता कहाँ हूं, धीर में खोता कहाँ हूं, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुरे पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे, मैं मजे में हूं सही हूं, घर नहीं हूं बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी से सब विरस है। तो वो कहते हैं पिता ने कहा होगा, माँ ने कहा होगा मत अफसोस करो, तो पिता ने कहा होगा कि मैं अफसोस नहीं करता, मैं कहाँ रोता हूं, मैं बिना अफसोस करता हूं, ना रोता हूं, जो वो काम कर रहा है वो अच्छा काम है। इसलिए सावन तुम यहां जितना बरस लो, लेकिन मेरी दशा को, मेरे घर को पर जाकर मत बता देना। सावन को पवित्र माना है, इसलिए तुम मेरे घर जाकर मेरी इस दशा को ना बताना। तुम बरस लो वे ना बरसे, 5वें को वो न तरसे, तुम्हें जितना चाहे बरसना हो उतनी वर्षा कर लो, लेकिन वहां जाकर मेरी सही हाल को ना बता देना, ताकि वो 5वें के कारण और ज्यादा दुख वाले ना हो जाएं, दुखदायी ना हो जाएं। मैं मजे में हूं सही है, घर नहीं है बस यही है। कहना उन्हें जाकर बता दो कि मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस एक छोटी सी तकलीफ है कि मैं घर से दूर हूं। लेकिन ये बस थोड़ा छोटा बस नहीं है, ये बस बहुत बड़ा बस है। इस बस का मतलब है कि
सब घर वाले घर पर है और वो केवल अकेला जेल में बंद है। इस बस के दो हैं, बस का मतलब है बस केवल, और बस का मतलब है जिस पर हमारा कोई वश नहीं चलता। इस बस के दो अर्थ निकलते हैं। आगे देखिए, किंतु उनसे यह ना कहना उन्हें धीर देते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूं, उन्हें कहना पढ़ रहा हूं, काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो शोक कहना। उनसे जाके कहना, उन्हें धैर्य देना और कहना मुझे यहाँ पर लिखने पढ़ने की सुविधा है, क्योंकि वो तो लेखक और कवि थे ना, तो उन्होंने ये बात कही कि उन्हें लिखने पढ़ने की सारी सुविधाएं हैं। उन्हें जाकर कह दो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, मजे में रहता हूँ। और जो भी जाकर संदेशा दो, वो संदेशा ऐसा होना चाहिए जिससे कि उनको धैर्य मिले, जिससे कि उनको ये ना लगे कि मैं दुख में हूं, मैं दुखी हूं। कोई भी दुख की बात मेरे पिता के सामने, मेरी माता के सामने नहीं जानी चाहिए। काम करता हूं कि कहना, नाम करता हूं कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। मैं यहां पर काम करता हूं, ऐसा काम करता हूं जिससे कि मेरा नाम होगा, और जितने भी यहां पे दूसरे लोग हैं वो मुझे बहुत चाहते हैं, इसलिए मेरे घर पर ना होने का जरा भी दुख मत करो। लेकिन सोचिए जरा कि जो लोग देश की आजादी के लिए जेल में कैद थे, उनका साथ क्या व्यवहार होता था, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाता था, ये कहीं कहीं हम इतिहास में पढ़ लेते हैं। उस पर भी वो कहते हैं कि जाकर कह दो मैं बहुत अच्छी तरह से हूं और लोग सब मेरा यहाँ पर बहुत ध्यान करने वाले हैं। बस माता पिता को दुख ना पहुंचे, इसलिए वो उनको तसल्लियां दे रहे हैं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डटकर ठेलता हूं। और कहना मस्त हूं मैं, यूं ना कहना अस्त हूं मैं। और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, क्योंकि गांधीवादी विचारों वाले थे ना, तो इसलिए कहते हैं कि मैं यहां पर भी चरखा काट रहा हूं। मैं तो व्यस्त हूं, यानी कभी मैं खाली नहीं रहता, यहां पर बैठकर मैं चरखा काटता हूं। जरा एक पल के लिए भी मैं, अस्त का मतलब है दुखी होना, एक पल के लिए भी मैं उदास नहीं होता, एक पल के लिए भी मैं दुखी नहीं होता। मुझे यहां पर खाने पीने की बहुत सुविधा है, इसीलिए मेरा वजन बढ़कर 70 सेर हो गया। सब तसल्ली की बातें कर रहे हैं, अपने घर वालों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो दुखी नहीं है। वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। आजादी के दीवाने थे, आजादी के दीवाने आजादी के लिए जेल में बंद हैं। उस पर वो ये बात बताते हैं कि उनका वजन बढ़कर यहाँ पर 70 सेर हो गया, यानी कि इतना अच्छा भोजन मिलता है कि उनका वो हेल्दी हो गया उन्होंने। ये सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को सिर्फ तसल्लियां दे रहे हैं। देखिए अगली लाइन क्या है, हाय रे ऐसा ना कहना, जैसा है वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं, कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन है, खुद न समझू कौन हूं मैं। हाय रे ऐसा ना कहना, जैसा है वैसा ना कहना, कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। लाइन यहां से उठाते हैं, कह न देना जागता हूं, आदमी से भागता हूं। कितना टॉर्चर होता होगा, जो आदमी की आहट से ही वो परेशान हो जाते होंगे। लेकिन ये बात कि वो कितनी तकलीफ में है, कितने दुख में है, अपने घर वालों को नहीं बताना चाहते। इसीलिए कहते हैं कि जरा भी उनको एहसास नहीं होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को, कि मैं आदमी की आहट से, उसकी परछाई से, उसके आने की दूर दूर की आवाज से ही डर जाता हूं, सहम जाता हूं। यानी कि मेरे ऊपर बहुत बड़े अत्याचार यहाँ पर किए जा रहे हैं। मेरे घर के लोगों को इस बात का जरा भी पता नहीं चलना चाहिए। कह न देना मौन हूं मैं, खुद न समझू कौन हूं मैं। इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि मैं परेशान होकर अब चुप सा हो गया हूं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। तात्पर्य इसका ये है, इसको बहुत ध्यान से अगर सोचें, समझे हम लोग कि इतना सताया उनको कि सताने के कारण से वो इतने परेशान हो गए कि उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करें और क्या ना करें। इसका यहां पर ऐसा अर्थ निकल सकता है। आगे देख लेते हैं जरा सा। देखना कुछ बक ना देखना, उन्हें कोई शक न देना, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच में को वे न तरसे। वो सावन का मानवीकरण करके उससे बात कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन वहां जाकर जरा भी कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे उनको शक पड़ जाए। मेरे पवित्र सावन, तुम्हें जितना बरसना है बरस लो, लेकिन ऐसे बरसो कि मेरे माता पिता के पास कोई भी खबर ना जाए जिससे कि मेरी याद में वो और परेशान हो जाए। ये इसका मैंने पूरा आपको अर्थ बता दिया। मैं इसकी समरी एक बार आपको फिर से बताती हूं। देखिए कविता जो है वो देश की आजादी के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो भवानी प्रसाद द्वारा लिखी गई है और ये उनकी अपनी कहानी है। जब वो जेल चले गए तब उनको बारिश के मौसम में, क्योंकि बारिश उन्हें बहुत प्रिय थी, उनकी तो बारिश जब होती थी, जब सावन का महीना आया तो उनको अपना घर बहुत याद आने लगा। घर याद आने के बहुत सारे कारण थे। एक तो ये था कि उन्हें सावन बहुत पसंद था, दूसरे उनकी
चारों बहनें सावन का जो हरियाली तीज एक त्योहार नहीं होता सावन में, तो सावन में अपने घर आई। जब घर आई वो तो 4 बहनें और चारों भाई, यानी कि उनके घर में परिवार में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे तो उनके यहाँ बहुत खुशी का माहौल हुआ जाया करता था, इसलिए उनको अपना घर बहुत याद आता है। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस भी है कि बहनें घर आई हैं ये सोच कर के भाइयों के साथ रहेंगी, भाइयों के साथ प्रसन्न होंगी, लेकिन यहाँ आकर उन्होंने देखा होगा कि भवानी नाम का जो उनका भाई है वो नहीं है। इससे वो बहुत दुखी हो गई होंगी। आई तो थी वो इसलिए कि अपने घर में मजे से रहेंगी, आराम से रहेंगी, खूब खेलेंगी कूदेंगी, लेकिन यहाँ आकर तो दुखी मिला उनको। अब आगे उन्होंने माता पिता को बताया है कि माँ की चिट्ठी नहीं आती क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो बहुत प्यार करती है, उसके प्यार को वो यहाँ भी महसूस करते हैं। पिताजी बहुत स्ट्रांग हैं, शेर और मौत से भी नहीं डरते, काम करने की स्पीड अच्छे अच्छे युवाओं को मात कर दे, और आवाज इतनी अच्छी है, आवाज इतनी तेज है कि जैसे गरज होती है। लेकिन वो उतने स्ट्रांग पिता जो खूब व्यायाम करते हैं, गीता का पाठ भी करते हैं, वो उसके स्ट्रांग पिता उसको ना पाकर आंखों में आंसू ले आते हैं या ले आते होंगे, ये वो कल्पना कर रहा है। कहते हैं पिता जो है 70 साल के हैं, युवाओं को मात करते हैं, लेकिन मेरे न होने से रो जाते होंगे, ये वो सोच रहा है। इसलिए वो कहता है सावन तुम जितना बरसो, लेकिन माता पिता को कोई ऐसा संदेशा ना देना जिससे उनका दुख बढ़ जाए। वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर मजे में रहता हूँ, खाने को खूब सा मिलता है, इसलिए मैं बहुत मोटा ताजा 70 किलो का हो गया हूँ। गांधी बाबा के नक्शे कदम पर चलता हुआ मैं भी यहाँ पर कताई में लगा हुआ हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे यहाँ पर कोई परेशान नहीं करता है। कुछ भी जाकर सावन से वो विनती करते हैं कि कुछ भी जाकर माता पिता तक मत बता देना, जिससे कि उनको जरा सा शक पड़े और मेरे दुख से वो और दुखी हो जाए। लेकिन असलियत क्या है वो आगे की लाइन में बोल गए हैं कि कुछ बकना मत, कि मैं किसी के आने से, लोगों की आहट से ही घबरा जाता हूं, यानी कि मुझे खुद अब समझ में नहीं आता कि मैं अपने बारे में क्या कहूं। तो ये कविता जो यहां पर कहते हैं, ये कविता असलियत बताती है कि उनकी दशा कैसी है। ये मैंने आपको उसकी व्याख्या बता दी, उसकी समरी दोबारा कर दी। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको कुछ इसका हिस्सा बताया था। मुझे उम्मीद है कविता आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बहुत ही सरल कविता है, शब्द बहुत सरल है। अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो आधी तो समझ में आ जाती है। और कवि ने खुद ही कहा है अपने बारे में, कविताएं इतने सरल शब्दों में होनी चाहिए कि जो उसको पढ़े वो समझे। मैं आशा करती हूँ कविता की व्याख्या आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा, मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन दबाइए।